अध्याय 15 असहयोग आंदोलन 1920 से 22। 20वीं सदी के दूसरे दशक का अंतिम वर्ष यानी 1920 भारतीय जनता के लिए निराशा और क्षोभ का वर्ष था। जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजी हुकूमत उनके लिए कुछ करेगी, लेकिन रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और पंजाब में मार्शल लॉ ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जनता समझ गई कि अंग्रेजी हुकूमत सिवा दमन के उसे और कुछ न देगी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 का मकसद भी दोहरी शासन प्रणाली लागू करना था, न कि जनता को राहत देना। इससे भी असंतोष और उभरा। मुसलमानों को महसूस होने लगा कि अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें भी धोखा दिया है। प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों का सहयोग लेने के लिए अंग्रेजों ने तुर्की के प्रति उदार रवैया अपनाने का वादा किया था, पर बाद में वे मुकर गए। भारत के मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना धर्म गुरु मानते थे। उन्हें लगा कि अब तुर्की के धर्म स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं रह जाएगा। भारतीय मुसलमान इससे बहुत क्षुब्ध हुए। गांधी जी और उन जैसे तमाम लोग जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जलियांवाला बाग कांड और पंजाब में उपद्रवों की निष्पक्ष जांच होगी और ब्रिटिश सरकार तथा जनता इसकी एक स्वर से निंदा करेगी, अब निराश हो चले थे। हंटर कमेटी द्वारा इन घटनाओं की जांच जिस तरह की जा रही थी, उससे ये लोग काफी क्षुब्ध थे। उधर ब्रिटिश संसद, विशेषकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के कारनामों को उचित करार दिया गया था और मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 30,000 पाउंड का कोष इकट्ठा किया था। ये सारी कारगुजारियां अंग्रेजी हुकूमत का पर्दाफाश करने के लिए काफी थी। अप्रैल 1920 तक ब्रिटिश सरकार के पास अपने गलत कदमों को सही ठहराने के सारे तर्क चुक गए थे। खिलाफत नेताओं से साफ साफ कह दिया गया था कि वे अब और अधिक उम्मीद न रखें। तुर्की के साथ 1920 में हुई संधि इस बात का सबूत थी कि तुर्की के विभाजन का फैसला अंतिम है। गांधी जी को इससे भी गहरा दुख पहुंचा। वो खिलाफत नेताओं के दोस्त थे। नवंबर 1919 में खिलाफत सम्मेलन में उन्हें विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। गांधी जी को भी एहसास हुआ कि अंग्रेजों ने धोखा दिया है। 1920 में गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अहिंसक सहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने इस सलाह को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और गांधी जी को इस आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। इसी बीच कांग्रेस को भी महसूस होने लगा था कि संवैधानिक तौर तरीकों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पंजाब उपद्रवों की जांच करने वाली कमेटी की रिपोर्ट से भी कांग्रेस को निराशा ही हाथ लगी। कांग्रेस ने खुद इन घटनाओं की जांच कराई और सच का पता लगाया। इस तरह ब्रिटिश हुकूमत के रवैये से क्षुब्ध कांग्रेस भी असहयोग आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने को तैयार थी। मई 1920 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और सितंबर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित करने का फैसला किया गया। उद्देश्य था आगे की रणनीति तय करना। देश की जनता भी अंग्रेजी हुकूमत से खार खाए बैठी थी। इससे पहले के 4 दशकों के राष्ट्रीय आंदोलन ने जनता के एक बहुत बड़े तबके को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाया था। अंग्रेजी हुकूमत की धोखेबाजी और दमन से जनता कसमसा उठी थी। उसे लग रहा था कि अब चुप रहना कायरता होगी। इसके अलावा आर्थिक कठिनाइयों से भी जनता को संघर्ष के लिए उकसाया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई थी। नगरों और कस्बों में रहने वाले मजदूर, दस्तकार, मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग सभी परेशान थे। खाद्यान्नों की कमी तो थी ही, कीमतें भी आसमान छू रही थी। मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जा रही थी। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भी ये क्रम समाप्त नहीं हुआ। गांव में किसान और खेतीहर मजदूर सूखा, महामारी और प्लेग से जूझ रहे थे। इन महामारियों की चपेट में आकर हजारों लोग मर गए। इस तरह शहरों, गांवों और कस्बों में सभी जगह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोग कसमसा रहे थे। विरोध की इस ऊर्जा को सही दिशा देने भर की जरूरत थी। 1 अगस्त 1920 को आंदोलन छिड़ गया। गांधी जी ने 22 जून को ही वायसराय को एक नोटिस दिया था, जिसमें लिखा था, कुशासन करने वाले शासक को सहयोग देने से इनकार करने का अधिकार हर आदमी को है। 1 अगस्त को ही प्रातः तिलक का निधन हो गया। तिलक के निधन पर शोक और आंदोलन की शुरुआत, दोनों चीजें एक साथ मिल गईं।
पूरे देश में हड़ताल मनाई गई, प्रदर्शन हुए, सभाएं आयोजित की गईं और कुछ लोगों ने उपवास रखा। कांग्रेस की मंजूरी। सितंबर में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कई वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने मंजूरी दे दी। इसे अपना आंदोलन मान लिया। विरोधियों में प्रमुख सीआर दास। उनका विरोध विधान परिषदों यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के बहिष्कार को लेकर था। कुछ ही दिनों बाद इनके चुनाव होने वाले थे, लेकिन बहिष्कार के विचार से असहमति रखने वालों ने भी कांग्रेस के अनुशासन का पालन किया और चुनावों में भाग नहीं लिया। ज्यादातर मतदाताओं ने भी इसका बहिष्कार किया। दिसंबर में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस समय तक कांग्रेस में अंदरूनी विरोध लगभग खत्म हो चुका था। विधान परिषदों के चुनाव हो चुके थे, इसलिए इसके बहिष्कार का विवादास्पद मुद्दा भी खत्म हो गया था। सीआर दास ने ही इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन से संबद्ध प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव काफी लंबा चौड़ा था। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम के तहत तमाम चीजें आती थी, जैसे उपाधियों और प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि बाद में जनता को सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने और कानून की अवज्ञा, जिसमें कर अदायगी न करना भी शामिल हो, के लिए भी कहा जा सकता था। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना और स्थानीय विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों के गठन का भी प्रस्ताव था। हाथ से कताई बुनाई को प्रोत्साहन देने तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देने की बात कही गई थी। छुआछूत को मिटाने और हर हाल में अहिंसा का पालन करने का सख्त निर्देश था। गांधी जी ने आश्वासन दिया कि यदि इन कार्यक्रमों पर पूरी तरह अमल हुआ तो 1 वर्ष के भीतर ही आजादी मिल जाएगी। इस तरह नागपुर कांग्रेस सम्मेलन ने जनांदोलन के संविधान इतर तरीके अपनाने की घोषणा कर दी। क्रांतिकारी आतंकवादियों के तमाम गुटों ने ज्यादातर बंगाल के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। नए कार्यक्रमों पर अमल करने के लिए कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में भी कई परिवर्तन किए गए। उद्देश्य भी बदल गया। पहले उद्देश्य था संवैधानिक और वैधानिक तरीकों से स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की प्राप्ति। अब उद्देश्य था अहिंसक और उचित तरीकों से स्वराज की प्राप्ति। गांधी जी द्वारा तैयार कांग्रेस के नए संविधान ने भी कांग्रेस के चरित्र को काफी हद तक बदला। अब कांग्रेस के रोजमर्रा के काम को देखने के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित की गई। तिलक ने 1916 में ही इसका प्रस्ताव रखा था, पर नरमपंथी कांग्रेसियों के विरोध के कारण इसे मंजूरी नहीं मिली। गांधी जी जानते थे कि किसी आंदोलन को लंबे समय तक चलाने के लिए कोई ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो साल भर सारा कामकाज देखती रहे। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। इनका गठन भाषाई आधार पर किया गया, जिससे इनमें स्थानीय लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। इसके बाद कांग्रेस ने गांव कस्बों तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया। गांव और कस्बों में भी कांग्रेस समितियां गठित की गईं। सदस्यता फीस 4 आना साल कर दी गई, जिससे गरीब लोग भी सदस्य बन सकें। इस तरह कांग्रेस संगठन का दायरा भी बढ़ा और उसका विकेंद्रीकरण भी हुआ। कांग्रेस ने यह भी तय किया कि जहां तक संभव हो हिंदी को ही बतौर संपर्क भाषा इस्तेमाल किया जाए। कांग्रेस द्वारा इसको अपनाने के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन में नई ऊर्जा उभरी। जनवरी 1921 से पूरे देश में आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ने लगी। गांधी जी ने खिलाफत नेता अली भाइयों के साथ पूरे देश का दौरा किया, सैकड़ों सभाओं में भाषण दिए और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। पहले महीने में ही हजारों छात्रों ने, एक आंकड़े के अनुसार 90,000, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया और राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में भर्ती हो गए। उस समय देश में 800 राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज थे। शिक्षा का बहिष्कार पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक सफल रहा। कलकत्ता के विद्यार्थियों ने राज्यव्यापी हड़ताल की। उनकी मांग थी कि स्कूलों के प्रबंधक सरकार से अपना रिश्ता तोड़ें। सीआर दास ने इस आंदोलन को बहुत प्रोत्साहित किया और सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बन गए। पंजाब में भी बड़े पैमाने पर शिक्षा का बहिष्कार किया गया। बंगाल के बाद इसी का नंबर था। लाला लाजपत राय ने यहां बड़ा काम किया, हालांकि शुरू में वो इसके समर्थक नहीं थे।
बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम में भी इस कार्यक्रम पर काफी अमल हुआ, लेकिन मद्रास में इसे सफलता नहीं मिली। वकीलों ने बड़े पैमाने पर अदालतों का बहिष्कार तो नहीं किया, लेकिन देश के जाने माने वकीलों जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर, किचलू, वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी, T प्रकाशम और आसफ अली के वकालत छोड़ने से लोग बहुत प्रोत्साहित हुए। संख्या की दृष्टि से इस बार भी बंगाल पहले नंबर पर रहा, उसके बाद आंध्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब। बहिष्कार आंदोलन में सबसे अधिक सफल था विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का कार्यक्रम। कार्यकर्ता घर घर जाकर विदेशी कपड़े इकट्ठे करते, स्थानीय लोग एक जगह इकट्ठे होते और इन कपड़ों की होली जलाई जाती। प्रभुदास गांधी महात्मा गांधी के साथ देश के दौरे पर गए थे। वे बताते हैं कि दूर दराज के स्टेशनों पर जब गाड़ी खड़ी होती तो गांधी जी स्टेशन पर खड़े लोगों से कहते कि आप लोग पूरा कपड़ा न सही, विरोध जताने के लिए अपनी पगड़ी, दुपट्टा या टोपी को ही उतार दीजिए। लोग फौरन अपना दुपट्टा, टोपी या पगड़ी जिसके पास जो होता उतार देते। प्रभुदास गांधी बताते हैं कि जैसे ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ती, इन कपड़ों की होली जलाई जाती। ट्रेन की खिड़की से लपटें दिखाई देती। विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरना भी बहिष्कार आंदोलन में शामिल था। इसका नतीजा ये हुआ कि 1920-21 में जहां 1 अरब 2 करोड़ रुपए मूल्य के विदेशी कपड़ों का आयात हुआ था, वहीं 1921-22 में ये घटकर 57 करोड़ हो गया। इस आंदोलन में एक और कार्रवाई जो बहुत लोकप्रिय हुई, वो थी ताड़ी की दुकानों पर धरना। हालांकि ये मूल कार्यक्रम में नहीं था। सरकार को इससे बहुत आर्थिक नुकसान पहुंचा और वो मजबूर होकर इसके प्रचार में जुट गई। वो बताने लगी कि ताड़ी पीने के कितने फायदे हैं। बिहार और उड़ीसा की सरकार ने तो इतिहास पुरुषों के नाम तक गिनाए कि कितने महान महान लोग शराब का सेवन करते थे। मूसा, सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर, ग्लैडस्टोन, टेनिसन और बिस्मार्क का नाम लिया गया। मार्च 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस सम्मेलन हुआ। कार्यकर्ताओं को आदेश दिया गया कि वे अगले 3 महीने तक अपना सारा ध्यान कोष इकट्ठा करें, सदस्य बनाने और चरखा बांटने पर दें। सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया था। ये लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन सदस्य संख्या 50 लाख तक पहुंचा दी गई। तिलक स्वराज फंड अपने लक्ष्य से भी आगे निकल गया। 1 करोड़ से ज्यादा रुपए इकट्ठे कर लिए गए। चरखे और खादी का खूब प्रचार हुआ। खादी तो राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतीक बन गई। छात्रों की एक सभा में गांधी जी खादी पहनने की अपील कर रहे थे तो कुछ लोगों ने शिकायत की कि खादी बहुत महंगी है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि कम कपड़े पहनिए। गांधी जी ने खुद उस दिन से कुर्ता और धोती पहनना छोड़ दिया, लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर अधनंगे फकीर की तरह रहे। जुलाई 1921 में सरकार के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। 8 जुलाई को कराची में खिलाफत सम्मेलन में मोहम्मद अली ने घोषणा की कि किसी भी मुसलमान का सेना में रहना धर्म के खिलाफ है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे इस संदेश को हर मुसलमान सैनिक तब तक पहुंचाएं। इस भाषण के तुरंत बाद मोहम्मद अली अपने साथियों समेत गिरफ्तार कर लिए गए। इस गिरफ्तारी का नतीजा ये हुआ कि इसके विरोध में आयोजित सभाओं में इस अपील को बार बार दोहराया गया। उसका खूब प्रचार हुआ। 4 अक्टूबर को गांधी समेत कांग्रेस के 47 वरिष्ठ नेताओं ने एक बयान जारी कर मोहम्मद अली के बयान की एक तरह से पुष्टि तो की ही, साथ ही ये भी कहा कि हर भारतीय नागरिक और सैनिक का कर्तव्य है कि वो दमनकारी सत्ता से अपना नाता तोड़ ले, उसे किसी तरह का सहयोग न दे। अगले दिन कांग्रेस कार्यकारिणी ने इसी तरह का एक प्रस्ताव पास किया और 16 अक्टूबर को पूरे देश में विभिन्न कांग्रेस समितियों की बैठक में इसको मंजूरी दी गई। सरकार ने अपनी हार मान ली। बहुत बेइज्जती हुई। उसने इस घटना को अनदेखा कर दिया। इसके बाद हुई प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा, जो 17 नवंबर 1921 को शुरू हुई थी। जिस दिन वे बंबई आए, पूरे भारत में हड़ताल थी। उसी दिन गांधी जी ने बंबई में एल्फिंस्टन मिल के अहाते में मजदूरों की सभा में भाषण किया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, लेकिन दुर्भाग्य से इसी दिन बंबई की सड़कों पर खून खराबा हो गया। गांधी जी के सभा से लौटने वालों और प्रिंस के स्वागत समारोह में भाग लेने वालों में संघर्ष हो गया। शहर में दंगा भड़क उठा और इसके ज्यादातर शिकार हुए पारसी, ईसाई और एंग्लो इंडियन।
इन्हें अंग्रेजी हुकूमत का समर्थक माना जाता था। 3 दिनों तक हिंसात्मक वारदातें होती रहीं। हिंसा और पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने में 58 व्यक्ति मारे गए। गांधी जी जब 3 दिन तक अनशन पर बैठे तब कहीं जाकर हिंसा की आग ठंडी पड़ी। गांधी जी इन हिंसात्मक वारदातों से बहुत क्षुब्ध हुए। प्रिंस ऑफ वेल्स जहां भी गए, वीरान सड़कों और बंद दरवाजों ने ही उनका स्वागत किया। असहयोग आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ता ही जा रहा था। कांग्रेस की स्वयंसेवी कोर दिन ब दिन शक्तिशाली होती जा रही थी, मानो समांतर पुलिस दस्ते का गठन हो रहा हो। वर्दी और काम के तरीके देख सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक था। कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस समितियों को ये इजाजत दे दी थी कि जब भी उन्हें लगे कि जनता कानून अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार है, वे आंदोलन छेड़ सकती हैं। मिदनापुर यानी बंगाल में और गुंटूर जिले यानी आंध्र के चिराला पिराला और पेडा नंडीपाडू तालुका में तो कर अदा न करने का आंदोलन छिड़ ही गया था। असहयोग आंदोलन अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभाव डाल रहा था। अवध यानी उत्तर प्रदेश में किसान सभा और किसान आंदोलन 1918 से ही जोर पकड़ते जा रहे थे। असहयोग के प्रचार से, जिसे करते हुए जवाहरलाल नेहरू भी अवध के देहातों में घूम रहे थे, इसे बल मिला। कुछ ही दिनों में ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि बैठक किसान सभा की है या असहयोग आंदोलनकारियों की। केरल में मलाबार में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ने खेतिहर मुसलमानों को उनके भूस्वामियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ने के लिए उकसाया, लेकिन दुर्भाग्य से आंदोलन ने यहां कहीं कहीं सांप्रदायिकता का रुख अख्तियार कर लिया। असम में चाय बागान के मजदूर हड़ताल पर चले गए। सरकार ने जब हड़ताली मजदूरों पर गोली चलाई तो स्टीमर पर काम करने वाले मजदूर भी हड़ताल पर चले गए। असम बंगाल रेलवे कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर इनका साथ दिया। बंगाल के राष्ट्रवादी नेता जेएम सेनगुप्त ने इस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिदनापुर में एक गोरी जमींदारी कंपनी के खिलाफ काश्तकारों की हड़ताल का नेतृत्व किया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के एक छात्र ने। आंध्र में वन कानून के खिलाफ आंदोलन छिड़ा। राजस्थान में किसानों और आदिवासियों ने आंदोलन छेड़ा। पंजाब में अकालियों ने गुरुद्वारा पर भ्रष्ट महंतों के कब्जे के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। ये वास्तव में देशव्यापी असहयोग आंदोलन का ही एक हिस्सा था। तमाम दमन के बावजूद अकाली आंदोलनकारी अहिंसा के रास्ते में डिगे नहीं। इस तरह के हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं। हमारा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि असहयोग आंदोलन ने तमाम स्थानीय आंदोलनों को जन्म दिया और जो पहले से चल रहे थे उन्हें और बल दिया। बात दीगर है कि ये आंदोलन कहीं कहीं असहयोग आंदोलन की नीतियों और अहिंसा के सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। ऐसी हालत में सरकार समझ गई कि अब मामले को अनदेखा करने से काम चलने वाला नहीं है। दमन का रास्ता अख्तियार करना ही होगा। सितंबर 1920 में जब आंदोलन शुरू हुआ था, सरकार का मानना था कि दमन से विद्रोह की आग और भड़केगी तथा जो लोग मारे जाएंगे उन्हें जनता शहीद का दर्जा देगी। मई 1921 में नए वायसराय लॉर्ड रेडिंग ने गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी से कहा कि वे अली भाइयों को अपने भाषणों में हिंसा भड़काने वाली बात न कहने के लिए मनाएं। सरकार का उद्देश्य था गांधी जी और अली भाइयों में आपसी फूट डालना, लेकिन वो इसमें असफल हुई और गांधी रेडिंग वार्तालाप यहीं पर समाप्त हुआ। दिसंबर आते आते सरकार को महसूस हो गया कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है। उसने अपनी नीतियों में परिवर्तन की घोषणा की। स्वयंसेवी संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया गया और इसके सदस्यों को गिरफ्तार किया जाने लगा। सबसे पहले सीआर दास को गिरफ्तार किया गया और बाद में उनकी पत्नी बासंती देवी को। इस गिरफ्तारी का बंगाल में व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ और हजारों लोगों ने गिरफ्तारियां दी। अगले 2 महीने के भीतर पूरे देश में लगभग 30,000 लोग गिरफ्तार किए गए। बाद में 2 बड़े नेताओं में केवल गांधी जी ही बाहर रह गए थे। दिसंबर के मध्य में मालवीय जी के माध्यम से बातचीत करके मामला सुलझाने की कोशिश की गई, पर इसके साथ जो शर्तें जुड़ी थी खिलाफत आंदोलनकारियों के हितों के विरुद्ध थी। अतः गांधी जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। वैसे भी ब्रिटेन की सरकार समझौते के मूड में नहीं थी और उसने वायसराय लॉर्ड रेडिंग को आदेश दिया कि वो वार्तालाप को वहीं समाप्त कर दे। दमन का दौर चलता रहा। बैठकों सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अखबारों की आवाज बंद कर दी गई।
कांग्रेस और खिलाफत कार्यालयों पर रात को छापा पड़ना आम बात हो गई थी। चौरी चौरा कांड। उधर गांधीजी पर राष्ट्रीय स्तर पर कानून की सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए लगातार दबाव पड़ रहा था। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस सम्मेलन में ही कांग्रेस ने भावी रणनीति तय करने की पूरी जिम्मेदारी गांधीजी पर सौंप दी थी। उधर सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा था। जनवरी 1922 में सर्वदलीय सम्मेलन की अपील और वायसराय के नाम गांधीजी के पत्र का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। गांधीजी ने लिखा कि यदि सरकार नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी, राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं करेगी, तो वो देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने को बाध्य हो जाएंगे। सरकार पर जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो गांधीजी ने मजबूर होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की घोषणा की। ये आंदोलन बारदोली तालुका यानी सूरत से शुरू होने वाला था। गांधीजी ने देश की जनता से अपील की कि वो पूरी तरह अनुशासित और शांत रहे, जिससे सारा ध्यान बारदोली पर ही केंद्रित किया जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चौरी चौरा यानी गोरखपुर से उत्तर प्रदेश कांड ने बारदोली में प्रस्तावित आंदोलन को 6 साल के लिए रोक दिया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला था। कुछ पुलिस वालों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस की गोलीबारी से जुलूस में शामिल सारे लोग उत्तेजित हो गए और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। जो सिपाही भागने के प्रयास में बाहर आए, उन्हें भीड़ ने मार डाला और आग में फेंक दिया। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना की खबर मिलते ही गांधीजी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी से इस फैसले को स्वीकृति देने की अपील की। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। गांधीजी के निर्णय ने एक विवाद खड़ा कर दिया, एक ऐसा विवाद जिस पर आज भी संगोष्ठियों सम्मेलनों में बहस होती है। इतिहास की किताबों में बहुत कुछ लिखा गया है और आज भी लिखा जा रहा है। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस व अन्य नेता ये खबर सुनकर भौंचक्के रह गए। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि एक दूरंदाज के गांव में कुछ लोगों की गलत हरकतों का खामियाजा पूरा देश क्यों भुगते। कई लोगों को लगा कि महात्मा गांधी में अब नेतृत्व की क्षमता नहीं रह गई है। वे असफल हो गए हैं और उनकी लोकप्रियता के दिन अब खत्म हो रहे हैं। ब्रितानी मार्क्सवादी रजनी पाम दत्त और उनकी बनाई हुई परंपरा पर चलने वाले कई और टीकाकारों ने भी गांधी के निर्णय की आलोचना की। गांधी के इस निर्णय को वे बतौर सबूत पेश करते हैं कि गांधी जी अमीर वर्गों के हितों का ख्याल रखते थे। इनका तर्क है कि गांधी ने ये निर्णय महज इसलिए नहीं किया कि चौरी चौरा की घटना उनके अहिंसक सिद्धांत के विरुद्ध थी, बल्कि उन्हें ये महसूस होने लगा था कि भारतीय जनता अब जुझारू संघर्ष के लिए तैयार हो रही है, अमीर शोषकों के खिलाफ कमर कस रही है। गांधी को लगा कि आंदोलन की बागडोर उनके हाथ से निकलकर लड़ाकू ताकतों के हाथ में जाने वाली है। उन्हें लगा कि पूंजीपतियों और भूस्वामियों के खिलाफ लड़ाई होने ही वाली है। इन्हीं के हितों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आंदोलन वापस लिया। ये लोग अपने तर्क के लिए बारडोली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जहां ये प्रस्ताव पारित हुआ, जो बारडोली प्रस्ताव के नाम से मशहूर है, को बतौर सबूत पेश करते हैं। इनका कहना है कि गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा के साथ साथ किसानों से कर और काश्तकारों से लगान देने की अपील भी की थी। आंदोलन वापस लेने के पीछे गांधी का मकसद असली यही था। हमारे ख्याल में गांधी जी के आलोचकों ने उनके साथ पूरी तरह न्याय नहीं किया। एक दूरदराज के गांव में हिंसात्मक वारदात आंदोलन वापस लेने का कारण नहीं हो सकती। ये तर्क वजनदार नहीं दिखता। गांधी ने बार बार कहा था कि बारडोली में अवज्ञा आंदोलन के दौरान देश के अन्य हिस्सों में किसी भी तरह का आंदोलन नहीं होना चाहिए, अहिंसक आंदोलन भी नहीं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कुछ जिला इकाइयों को अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति दे दी थी। गांधी जी ने निर्देश दिया कि वो अपनी अनुमति वापस ले ले। गांधी जी शायद सोचते थे कि इस समय देशव्यापी आंदोलन छेड़ने से हिंसा भड़क उठने का खतरा है, जैसा कि 1921 में बंबई में
और बाद में चौरी चौरा में हुआ था। इस तरह की वारदातों से सरकार को पूरे देश में आंदोलन के खिलाफ दमनात्मक कदम उठाने का बहाना मिलता। गांधी जी को आशंका थी कि इस तरह की कार्रवाइयों से अहिंसक असहयोग आंदोलन की समूची रणनीति विफल हो जाएगी। अहिंसक आंदोलन की रणनीति ये थी कि दमनकारी सत्ता यदि इस आंदोलन के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई करेगी तो उसका चरित्र बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि अहिंसक और निहत्थे लोगों पर हमले से पूरा जनमत उसके खिलाफ हो जाएगा। इस प्रकार ये कहना गलत है कि चौरा चौरी कांड और बारडोली आंदोलन प्रकरण का कोई आपसी संबंध नहीं था। बारडोली आंदोलन को दबाने के लिए सरकार को चौरी चौरा की घटना का बहाना मिल जाता, सरकार ही ये संबंध बना देती। गांधी जी का शायद ये अनुमान था कि चौरी चौरा कांड ने बारडोली से व्यापक अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की संभावनाओं को काफी हद तक कम कर दिया है। उनका मानना था कि यदि इस समय बारडोली में आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार चौरी चौरा कांड का बहाना लेकर कार्यकर्ताओं का दमन करेगी और अवज्ञा आंदोलन शुरू में ही विफल हो जाएगा। आंदोलन वापस लेने के पीछे गांधी जी की मंशा आंदोलन की ऊर्जा को बरकरार रखने व जनता को हतोत्साहित होने से बचाने की थी। हालांकि आंदोलन वापस लेने की घोषणा से भी जनता का एक बहुत बड़ा तबका निराश हुआ था, लेकिन यदि सत्ता को दमन का बहाना मिलता और वो दमन पर उतारू हो जाती तो जनता में इससे कहीं अधिक निराशा व्याप्त होती, जैसा 1932 में हुआ था। ये नहीं भूलना चाहिए कि असहयोग आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देशव्यापी जन संघर्ष का प्रथम प्रयास था। शुरुआती दौर में इस पर किसी तरह का हमला घातक सिद्ध होता, आंदोलनकारियों में ही नहीं जनता में भी निराशा व्याप्त हो जाती। दूसरा तर्क कि गांधी जी ने लड़ाकू ताकतों के बढ़ते प्रभाव से डरकर आंदोलन वापस लिया, सच्चाई से दूर है। चौरी चौरा कांड को बतौर सबूत पेश किया जाता है, पर चौरी चौरा में पुलिस थाने पर हमला करने वाली भीड़ ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि जिससे ये लगे कि ये लोग जमींदारों, पूंजीपतियों के खिलाफ संगठित हो रहे थे या संघर्ष कर रहे थे। आर्थिक संबंधों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने जैसी भी कोई बात नहीं थी। ये लोग पुलिस के दुर्व्यवहार से नाराज हो गए थे और अपना गुस्सा उन्होंने पुलिस पर ही उतारा। उत्तर प्रदेश और मलाबार में किसान आंदोलन तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। अवध के ग्रामीण इलाकों में कहीं कहीं एका आंदोलन चल रहा था, पर यह जमींदार को उखाड़ फेंकने के लिए था। इस आंदोलन की मांग थी कि जमींदार अवैध कर न वसूलें और मनमाने ढंग से मालगुजारी न बढ़ाएं। एका आंदोलन में शामिल करने से पहले सदस्यों को जो शपथ दिलाई जाती थी, उसमें एक शपथ ये भी थी कि हम खरीफ और रबी में नियमित रूप से लगान देते रहेंगे। आंध्र के गुंटूर जिले में कर अदायगी न करने का आंदोलन तो असहयोग आंदोलन का ही एक हिस्सा था। ये सरकार के खिलाफ था और पूरी तरह अहिंसक था। इस तरह ये पता नहीं चल पाता कि वे कौन सी जुझारू व लड़ाकू ताकतें थीं जिनसे गांधी जी डर गए थे। तीसरा तर्क ये है कि बारडोली प्रस्ताव ने किसानों और काश्तकारों से कर व लगान की अदायगी करने को कहा और जमींदारों को ये विश्वास दिलाया कि उनके अधिकारों को कम करने का कांग्रेस का कोई इरादा नहीं है। आरोप है कि आंदोलन वापस लेने के पीछे वास्तविक उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। ये आरोप गलत है। कांग्रेस का इसके पीछे कोई छिपा मंतव्य नहीं था। सच तो ये है कि पूरे आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कभी भी जमींदारों के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं था। अतः बारडोली प्रस्ताव ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की नीतियों की महज पुष्टि की थी। कर न अदा करने का आंदोलन असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा था। जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो कर अदा न करने का आंदोलन कैसे चलता? गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने के पीछे शायद एक और कारण था। 1921 की दूसरी छमाही के शुरू होते होते आंदोलन कमजोर पड़ने लगा था। छात्र स्कूलों में और वकील अदालतों में लौटने लगे थे। व्यापारी वर्ग विदेशी कपड़ों के स्टॉक से चिंतित होने लगा था। बैठकों और रैलियों में लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। हालांकि कुछ जगहों जैसे बारडोली गुजरात और गुंटूर आंध्र में राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज थी और लोग संघर्ष के लिए आतुर थे, लेकिन 1921 के शुरू में पूरे देश में आंदोलन के प्रति जो उत्साह था, अब वो नहीं रह गया था। सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता जो चाहते थे कि आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, उसे तेज किया जाए,
पर किसी जन आंदोलन की सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जनता का कितना बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है। हम ये बात दावे के साथ नहीं कह रहे हैं कि गांधी जी ने आंदोलन के प्रति घटते उत्साह के कारण ही इसे वापस लिया। चूंकि इस विषय पर शोध कार्य अभी अपूर्ण है, अतः हमारा कहना है कि इस बारे में कोई निष्कर्ष निकालते समय इस संभावना को भी ध्यान में रखा जाए। गांधी के आलोचक अक्सर ये भूल जाते हैं कि कोई भी जन आंदोलन लगातार नहीं चलता, उसमें पड़ाव आता है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो सुस्ताता है, थकावट दूर करता है और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा जुटाता है। इसका मूल कारण यह है कि जनता की दमन सहने और बलिदान करने की शक्ति असीमित नहीं होती। इस तरह कभी आंदोलन वापस लेने की घोषणा या कभी समझौतावादी रुख अख्तियार करना जनता पर आधारित राजनीतिक संघर्ष की सही रणनीति है। आंदोलन को वापस लेना विश्वासघात नहीं हुआ करता, ये तो रणनीति का हिस्सा है। हाँ, इस बात पर बहस हो सकती है कि आंदोलन सही समय पर वापस लिया गया है या गलत समय पर। वापस लेने का समय आ ही गया है, ऐसा सोचने के लिए शायद गांधी जी के सामने काफी कारण थे। गांधी जी ने जब ये निर्णय किया तो आंदोलन को लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका था। अंग्रेजी सरकार का अड़ियल रवैया बरकरार था। इससे पहले कि आंदोलन की अपनी कमजोरियां उभर कर सामने आती और समर्पण की नौबत आती, चौरी चौरा कांड ने आंदोलन वापस लेने का एक मौका दिया। गांधी जी ने वादा किया था कि यदि उनकी नीतियों पर सही ढंग से अमल किया गया तो 1 साल में स्वराज की स्थापना हो जाएगी। साल खत्म हो गया। स्वराज की बात तो दूर, अंग्रेजी हुकूमत छोटी मोटी रियायतें भी देने को तैयार न थे। लेकिन क्या समूचा संघर्ष निरर्थक था? आंदोलन विफल रहा? इसका जवाब हां में नहीं दिया जा सकता। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं, उपलब्धियां हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता था कि वो कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अब इसके साथ किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग थे। पूरे देश में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां इस आंदोलन का असर न पड़ा हो। बात दीगर है कि कहीं असर तेज था, कहीं कम। इसी आंदोलन ने यह दिखाया कि हिंदुस्तान की वो जनता जिसे फिरंगी मूर्ख, दीनहीन समझते थे, आधुनिक राष्ट्रवादी राजनीति की वाहक हो सकती है, राजनीति संघर्ष शुरू कर सकती है। भारतीय जनता के त्याग और बलिदान ने दमनकारी सत्ता को जता दिया कि देश की आजादी की भूख पढ़े लिखों की ही नहीं, निरक्षर जनता को भी सताती है। आजादी के लिए गुलाम देश का हर नागरिक संघर्ष करेगा। ये बात अलग है कि सभी लोग आजादी के लिए संघर्ष के सारे दांव पेच एकदम से नहीं समझ सकते थे, अपेक्षित अनुशासन नहीं बरत पाते थे। लेकिन असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता यही रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, आजादी की भूख जगाई। ये पहला अवसर था जब राष्ट्रीयता ने गांवों, कस्बों, स्कूलों सबको अपने प्रभाव में लिया। शुरुआती दौर था ये। कमियां तमाम थी, इसलिए सफलताएं भी कम मिली, लेकिन जो कुछ भी हासिल हुआ वो आगामी संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक हुआ। मलाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। मुसलमानों की भागीदारी ने ही इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया। कुछ क्षेत्रों में तो गिरफ्तार लोगों में 2/3 मुसलमान थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि बाद के वर्षों में जब सांप्रदायिकता ने जोर पकड़ लिया तो राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिक सद्भाव का वो चरित्र बरकरार न रह सका। असहयोग आंदोलन में गांधी जी व अन्य नेता मस्जिदों में भाषण देते थे। गांधी जी ने मुसलमान औरतों की सभा में भाषण किया, लेकिन ये सौहार्द और एकता आजादी के लिए बाद के संघर्षों में नहीं दिखी। फिलहाल 12 फरवरी 1922 को आंदोलन में जो पड़ाव आया था वो अस्थायी साबित हुआ। मॉन्टेग्यू और बर्केनहेड को ने चुनौती दी थी कि भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता, और अगर चुनौती दी गई तो इसका उत्तर पूरी ताकत से दिया जाएगा। गांधी ने आंदोलन वापस लेने के बाद 23 फरवरी 1922 को यंग इंडिया में अपने लेख में इस चुनौती का उत्तर दिया। अंग्रेजों को ये जान लेना चाहिए कि 1920 में छिड़ा संघर्ष अंतिम संघर्ष है, निर्णायक संघर्ष है।
फैसला होकर रहेगा, चाहे 1 महीना लग जाए या 1 साल लग जाए, कई महीने लग जाएं या कई साल लग जाएं। अंग्रेजी हुकूमत चाहे उतना ही दमन करे जितना 1857 के विद्रोह के समय किया था, फैसला होकर रहेगा। अध्याय 15 असहयोग आंदोलन समाप्त। अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया एक बार क्लिक करें।